वेलकम बैक बच्चों। आरंभ एकेडमी में आपका दोबारा से स्वागत है। इस यूट्यूब पे चैनल पे जो है सुमन जी ठाकुर आपका दोबारा से स्वागत करता है। चलिए बच्चों, मैंने आपसे करवाया था और 3 नंबर के क्वेश्चन, जो प्रीवियस वीडियो रहा हमारा, उसमें हमने 3 नंबर के ऑलमोस्ट सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। एक भी क्वेश्चन आपके टॉपिक से नहीं छूटा है जो 3 नंबर में जो आपके ना करवाए गए हों मेरे द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अगले सीरीज के ऊपर, 8 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर, और ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, नंबर कैसे आएंगे, जो सीक्रेट बताई थी मैंने आपको, टॉपर्स की सीक्रेट, मेरे बच्चों की सीक्रेट, वही उसी हिसाब से हम दोबारा से क्या करेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से लिखना लाइव में प्रेजेंट करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे उस आंसर को लिखा जाता है, कैसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आंसर लिखे जाते हैं। ये 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई सीबीएसई में सबसे ज्यादा जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 8 नंबर वाले में, वो भी इस चैप्टर से, जो आपका हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर है, ईंट मनके और अस्थियां, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं कि भाई सबसे पहले कि 2 क्वेश्चन बनते हैं जो 8 नंबर में, और दोनों का आंसर सेम ही है बच्चों, बस वर्ड में थोड़ा सा वर्ड प्ले कर लेते हैं, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, सेम ही आंसर है। देखते हैं एक बार। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विषयों की जानकारी दीजिए। डायरेक्ट हो गया, धार्मिक विषयों की जानकारी दीजिए, या फिर थोड़ा बहुत और कि भाई साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों की जानकारी दीजिए। यानी कि दोनों में किस चीज की बात कर रहे हैं, धार्मिक के, यहाँ पे धार्मिक विषय की जानकारी पूछ रहे हैं और यहाँ पे धार्मिक विश्वास की बात करें। घुमा फिरा के अगर हम बात ना करें तो लगभग धर्म के बारे में ही पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उसके धार्मिक विश्वास क्या थे, उस धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी सारी चीजें आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो हाउ टू राइट वाली वीडियो में, कि सबसे पहले हम 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे। ठीक है, हमने एक इंट्रोडक्शन तैयार किया हुआ है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास जो है उसके अनेक संकेत प्राप्त होते हैं, किंतु इतिहासकारों में धार्मिक मान्यताओं को लेकर कई सारी भिन्नताएं हैं। अब हम देखेंगे क्या भिन्नताएं, पहले इसकी बात कर लेते हैं और साथ साथ में इसको कवर करते हुए चलते हैं। चलिए भाई, अगर हम सबसे कॉमन चीजों की बात करें तो सबसे कॉमन ये रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से एक जो है आभूषण लगी हुई, आभूषण से लगी हुई नारी की मूर्ति प्राप्त होती है। नारी की मूर्ति प्राप्त होती है, मीन मूर्ति प्राप्त होती है, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है, जिसके सिर के ऊपर जो है शिरोवस्त्र भी है, शिरोवस्त्र भी है, यानी कि जैसे आप देखते हो ना कि भाई मुकुट उकुट टाइप का, तो वैसा ही कुछ शिरोवस्त्र भी पहन रखी है। आरंभ जो है ये पूरा का पूरा आभूषण से लदी हुई है। कई सारे इतिहासकारों ने इस जो आभूषण से लदी हुई नारी की जो मूर्ति है, इस नारी की मूर्ति को किसकी संज्ञा दी गई है, इस नारी की मूर्ति को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति में देवियों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो इसलिए कहा गया है इसको कई सारे इतिहासकार द्वारा कि ये जो मूर्ति है वो किसकी है, मातृ देवी की है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही जैसे ये मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, ऐसे ही कई सारे और भी मृण मूर्तियां मिली हैं। जैसे कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है, ये मृण मूर्ति नहीं है वैसे, नर्तकी का कांसे की मूर्तियां मिली है। तो कई बार इतिहासकार इसके बारे में, जैसे पुरोहित राजा के बारे में एक जो है मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको पुरोहित राजा कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भाई नर्तकी की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति कांसे की प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी मूर्तियां और प्राप्त हुई हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो मूर्तियां हैं ये खिलौने होंगे, जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, इन मूर्तियों की पूजा की जाती होगी, इनके धार्मिक महत्व होंगे। चलिए भाई अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। वेदियां क्या कह रहे हैं, कालीबंगन और लोथल जैसे क्षेत्रों में बच्चों, कालीबंगन और लोथल जैसे क्षेत्रों में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, वेदियां देखने को मिलती है। वेदियां बोले तो जो हवन जैसा जो है कुछ मान लो आप कि वो देखने को मिलते हैं, जैसा लगता है कि हवन हवन करने के संकेत यहाँ से मिलते हैं। अब फिर से वापस वही मैंने कहा ना कि भाई इसके धार्मिक विश्वासों को लेकर जो है कई बार जो है कई सारी मान्यताएं इतिहासकारों में मतभेद है, तो यहाँ फिर से देखने को मिलेगा कुछ इतिहासकार जो इससे सहमत है, कुछ सहमत नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों कि मैंने यहाँ शॉर्टकट में समझाने के लिए लिखा है, लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एटलीस्ट जो है उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 से 2.5 लाइन, जैसे आपका पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये प्रॉपर यहाँ तक जब आप लिखते आएंगे तो सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड लाइन जो है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वैसे ही करना है, ये नहीं कि मैंने 2 वर्ड लिखा है तो आप भी 2 वर्ड लिख के 3 वर्ड लिख के छोड़ दो, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी भरना आपको है। ठीक है, वेदियां।
अब आते हैं विशाल स्नानागार की बात करते हैं। वेदियों की बात कर ले हमने, विशाल स्नानागार की, इसके में 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाए थे मैंने, तो उसमें इसके बारे में लिखवाया था मैंने आपको। तो विशाल स्नानागार की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक बड़ा सा जलाशय प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो है अनुष्ठानिक स्नान होता होगा, रिचुअल बात होते होंगे, अनुष्ठानिक स्नान होता होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कई सारे इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पे अनुष्ठानिक स्नान होता था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो यहाँ पे अनुष्ठानिक स्नान करते थे। स्पेशली मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं, दुर्ग के जो लोग हैं, वो यहाँ पे अनुष्ठानिक स्नान करते होंगे। जैसे आप देखते हो ना हिंदू कल्चर में जो छठ है, उसमें जो है क्या किया जाता है, अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी अनुष्ठानिक स्नान किया जाता होगा, इसका अपना एक धार्मिक महत्व रहा होगा। कई सारे इतिहासकार इस बात की सहमत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहरे, अगर हाँ एक और चीज बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, याद आ गया मेरे को, तो मैं करवा रहा हूँ आपको, कि कई बार ना आपको मोहरों से ही रिलेटेड ना 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहरों से जो है धार्मिक विश्वास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। धार्मिक विश्वास की जानकारी मोहरों से कैसे प्राप्त होती है। तो कई बार जो है ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये प्रॉपर बन जाता है 3 नंबर का। और जब 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आगे, ये प्रॉपर जो है पॉइंट्स बनते हैं इसके। चलिए देखते हैं, कई बार ये धार्मिक विश्वास की जानकारी जो है मोहरों से कैसे प्राप्त होती है, ये 3 नंबर के मिलते हैं। अब कैसे प्राप्त होती है देखिए, जैसे धार्मिक विश्वास मोहरों से कैसे मिलती है, तो कई बार जो है मोहरों पर कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे मोहरों पर कई बार जो है चित्र मिल गए। ठीक है, अब वो किसी पशु के चित्र हो गए, किसी पेड़ पौधे के चित्र हो गए, या किसी विशेष व्यक्ति के चित्र हो गए, या फिर मान लो कि भी इसके आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर कि भाई किस तरह की मोहरे हैं, उसके आकार के आधार पर जो है, या कई बार जो है इन पे जो है विशेष रूप हो गए। इस पे वैसे 2 ही काफी है, विशेष रूप हो गए वैसे 2 ही काफी है, चित्र और आकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिक विश्वासों की जानकारी आपको मोहरों से भी मिलती है, मोहरों से सबसे ज्यादा मिलती है इनफैक्ट। ठीक है, तो इसमें अगर मोहरों की बात करें तो मोहरों पर जो है कई सारे चित्र मिले हैं, जिससे जो है प्रकृति पूजा के, पशु पूजा के संकेत मिलते हैं। वैसे डायरेक्ट ये पॉइंट बनाओगे तो 6ठा पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट आपको बनेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको पॉइंट ना बना के इसके हिसाब से कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे। ठीक है, पशु पूजा के संकेत मिलते हैं। पशु पूजा के कैसे, तो हम देखते हैं कि भाई वृषभ के, ठीक है, वृषभ तथा अन्य पशु जो है, अन्य पशु, इनके क्या मिलते हैं, अन्य पशु के चित्र मिलते हैं। और बहुत खासकर जो है सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हैं, खासकर जो सबसे यूनिक चित्र जो मिला है, वो किसका मिला है, वो मिला है एक श्रृंगी पशु का। किसका, एक श्रृंगी पशु। हाँ भाई, आप में से जिसने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, जो मोहनजोदड़ो की जो मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, उसके सपने में वो एक श्रृंगी पशु आता था, यूनिकॉर्न जैसा दिखता है ना। तो एक श्रृंगी पशु, वही एक श्रृंगी पशु जो है, इनके मोहरों पर, कई सारे मोहरों पर उसी के चित्र बने हुए हैं। तो कहा जाता है कि ये काल्पनिक जो पशु है, एक श्रृंगी पशु, क्योंकि एग्जिस्ट रियल में तो एग्जिस्ट करता नहीं है ये, तो संभवतः इसका जो है क्या किया जाता होगा, पूजा ही किया जाता होगा। इसके अलावा भी कई सारे जानवरों के चित्र मिले हैं, कई सारे प्रकृति के भी चिन्ह मिले हैं, जैसे पेड़ पौधों के चिन्ह मिले हैं, पेड़ पौधों के चिन्ह मिले। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि भाई आज भी हम इन प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो हम जो है क्या मानते हैं कि भाई जिस ये जो संस्कृति है प्रकृति पूजने की, ये संभवतः हड़प्पा से ही हमारे तक पहुंची है। तो प्रकृति पूजा के भी संकेत मिलते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखते हैं कि हमें ना एक योगी की, एक व्यक्ति की मुद्रा मिलती है। एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति वो योग की मुद्रा में बैठे मिलते हैं, योग की मुद्रा में, योग की मुद्रा में बैठे मिलते हैं। ये जो योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं, इनको कई बार जो है क्या नाम दिया जाता है, आद्य शिव नाम दिया जाता है। और यही जो है ऐसा कहा जाता है कि यही व्यक्ति जो है क्या है, कि कई बार जो है ऐसे या योगी जो कह लो आप, कि ये योगी जो है कैसे बैठे हुए हैं, पशु पक्षियों के साथ बैठे हुए हैं, पशु पक्षियों के साथ बैठे हुए हैं। तो इनकी वजह से इसको क्या क्या दिया जा रहा है, पशुपतिनाथ क्या दिया जा रहा है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई जितने भी 8 नंबर के क्वेश्चन हैं, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देते हैं और इसके पॉइंट्स लिखते हैं, और पॉइंट्स लिखने के बाद लास्ट एक छोटा सा काम रह जाता है जो आपके आंसर को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, वो क्या है, वो है आपका निष्कर्ष। तो आप लास्ट में निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष ये लिखेंगे कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता से धार्मिक विश्वास की
कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त यानी ऊपर लिखे हुए उपरोक्त कथनों के आधार पर जानकारी दी जा सकती है। हाँ भाई, तो इंट्रोडक्शन तो बनाए हैं आपने, इंट्रोडक्शन के साथ साथ पॉइंट बनाए हैं। लास्ट में अगर आप ये बना देते हैं, क्या बोलते हैं, जो निष्कर्ष बना देते हैं, तो पूरी तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी बच्चों, ये आपका लगभग लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपके बन सकते थे वो मैंने इसमें कवर करवाए हैं। इस वीडियो में मैंने 8 नंबर के सारे कवर करवाए हैं। यही कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी एक बार अटेंड कर लेते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है लगभग 8 नंबर के सारे हो गए। प्रीवियस वीडियो में आपको 3 नंबर के सारे मिल गए थे। इस वाले वीडियो के लिंक में आपको प्रीवियस वाला वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, फिर हम वीडियो को रैप अप करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां क्या थी? उस उपलब्धियों के बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ग्रेट था, क्यों था भाई, क्या रीजन थे जिसकी वजह से हम हड़प्पा सभ्यता को आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विकसित चीजों में या सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था इसका नियोजित नगर। नियोजित नगर का होना, नियोजित नगर यानी यहाँ के जो नगर जो आपने देखे, मैंने प्रीवियस में करवाए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि इनका नगर कैसे पूरी तरह से नियोजित हुआ करता था, कैसे जो है इसको पहले प्लान करते थे फिर एग्जीक्यूट करते थे। अब उसी चीज को बार बार लिखना अच्छी चीज नहीं है। आप अगर देखोगे तो उसमें मैंने पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नगर नियोजन में क्या उपलब्धियां रही है, नगर को कैसे नियोजित किया गया है। उन्नत जल निकासी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। 3 नंबर वाले में भी आपने देखा था कि यहाँ की जो जल निकासी है, यानी कि जो नालियों की जो व्यवस्था है, नालियों की जो व्यवस्था है वो कितना बेहतर था, है ना। यहाँ पे जो है आपने नगर की व्यवस्था देखी थी, नगर जो है उसकी कितनी बेहतर थी। अच्छा बच्चों, ये पहली ऐसी सभ्यता थी हमारी भारतीय सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। इतना प्राचीन होने के बावजूद भी काफी ज्यादा उन्नत थी और इन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। इनके मोस्ट ऑफ घर जो मिले हैं वो पक्की ईंटों से। हैरान करने वाली बात यह है कि जब लाहौर से कराची के बीच में पटरियां बिछाई जा रही थी, पटरियां बिछाई जा रही थी, तो ब्रंटन ब्रदर्स को वहां से ईंटें प्राप्त हुई। उन्होंने पता लगवाया कि ये ईंटें कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो उन्हें मजदूरों ने बताया कि आसपास के जितने गांव हैं इन सब में लगभग यही होता है कि लोग क्या करते हैं, ईंटें वो मिट्टी खोदते हैं और कुछ ना कुछ ईंटें मिल जाती हैं, और एकदम सॉलिड ईंटें, पक्की ईंटें, एक अनुपात वाली। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी कि उस समय के हिसाब से कि ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे जो बिल्कुल एक अनुपात में रहा था। कृषि का विकास, उन्होंने देखोगे आप कि भाई कैसे समकोण पर जो है, समकोण पर काटती हुई हल रेखाएं बनाई थी इन्होंने, ठीक है, समकोण पर काटती हुई हल रेखाएं बनाई थी। कैसे जो है इन्होंने कृषि का विस्तार किया था, समकोण पर जो है हल रेखा काटती हुई जो है आपकी वो काटती हुई हल रेखा, समकोण पर काटती हुई हल रेखा हो गई। इसके अलावा जो है आपका जो वो हो गया, क्या बोलते हैं, रुक जा, शांत तो हो गया। देखिए आपने, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कृषि में और भी कई सारे तकनीक का प्रयोग, जैसे बैल का प्रयोग, हल का प्रयोग, एक साथ 2 फसल उगाना, ये भी क्या दिखाता है, इसकी उपलब्धि को भी दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यापार तथा वाणिज्य, इसमें भी देखा आपने कि ये भी उपलब्धि रही है कि उतना प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी इतने दूर तक जो है इसके व्यापारिक संबंध थे, जो स्थानीय व्यापार के साथ साथ जो है सुदूर व्यापारों के साथ भी, सुदूर व्यापार जो है उसके साथ संबंध थे। कैसे जो है व्यापार में मोहरों का प्रयोग करते थे सुदूर व्यापार के लिए, ठीक है। इसके अलावा उद्योग और हस्तकल्प, हम देखते हैं यहाँ से बहुत सारी चीजें, मूर्तियां हो गई, मोहरे हो गई, मनके हो गई, काफी चीजें बनाई जाती थी। यहाँ पे जो है उद्योग स्थापित थे उस समय, सोच के देखिए उद्योग स्थापित थे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। यहाँ तक कि जो चैनोगिरों को तो केंद्र के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा कई बार श्रृंगार के सामान जो है वो भी यहाँ से मिले हैं, यहाँ के उद्योगों से मिले। सार्वजनिक भवन बने हुए थे, जैसे कि विद्यालय जैसी व्यवस्था थी, जो है स्नान घर जैसी व्यवस्था थी, माल गोदाम जैसे जहाँ पे अनाज रखा जा सकता है, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे बनी हुई थी। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जो है ये भी जो है इससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है, हड़प्पा सभ्यता से काफी ज्यादा मिलती जुलती है हमारी, जो हम प्रकृति पूजा करते हैं, पशु पूजा करते हैं, इससे रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आप चाहो, जैसे जरूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट है यही रहेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है,
काफी आसानी की इसकी उपलब्धियां क्या रही है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि भाई हमने इससे नगर नियोजन सीखा है, हमने इससे जो है आवास पद्धति सीखी है, हमने जो है इससे जो है किस तरह से व्यापार करते हैं, व्यापारिक संबंध रखते हैं, कैसे जो है बड़े से क्षेत्र को नियंत्रित करना है, काफी चीजें जो है हम इससे सीख सकते हैं। काफी कला, इसकी संस्कृति जो है काफी काम की रही है। लगभग सारी वीडियो हो चुकी है, सॉरी लगभग सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसको जो है एक बार रैपअप करते हैं, आप इसके क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा और इसको हम कंप्लीट करेंगे 8 नंबर के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नगर नियोजन, है ना, क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के विषय के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, है ना। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आपको विस्तार पूर्वक बताना है। जैसे मेरा ये रहा है कि भाई जब भी 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन जरूर आएगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, है ना, जिसके नगर नियोजन अन्य सभी जो समकालीन सभ्यताएं थी उनमें सबसे उत्तम थी। समकालीन होती है बच्चों एक समय की, जैसे कि हड़प्पा के समकालीन क्या थी, मेसोपोटामिया। तो उन सभी के नगरों को अगर कंपेयर करें तो हड़प्पा सभ्यता की नगरें जो है काफी उन्नत थी। क्यों उन्नत थी भाई, तो सबसे पहला कारण है जो है नगर नियोजन। कैसे थे इनके नगर, कैसे नियोजित थे, तो इनके सभी नगर जो है पूर्व नियोजित नगर होते थे। पूर्व नियोजित नगर होते थे बच्चों, ठीक है। पूर्व नियोजित का क्या अर्थ है, पूर्व नियोजित का मतलब है कि पहले जो है प्लान बनाया जाता था, उसके बाद ही इसको एग्जीक्यूट किया जाता था। पूर्व नियोजित नगर थे। कह रहे कि इन्होंने जितनी बार नगर बनाए हैं उन सभी नगरों को, जितनी नगर बनाए हैं उन सभी नगरों को लगभग 2 भागों में ही बांटा है। सभी नगरों को लगभग 2 भागों में बांटा है इन्होंने। 2 भागों में बांटा है। ये बांटा गया है। ये 2 भाग कौन से हैं जिसमें इसको बांटा गया है, तो ये 2 भाग है आपके दुर्ग और निचला शहर। ये 2 भाग कौन से हैं आपके, ये 2 भाग हैं दुर्ग तथा निचला शहर। एक भाग है दुर्ग तथा निचला शहर, ठीक है। यहां देखते हैं बच्चों दुर्ग और निचले शहर के बारे में। अगर आप मान के चलते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इस क्षेत्र में कोई नगर स्थापित करना है, मान लेते हैं बच्चों कि इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या करना है, नगर स्थापित करना है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा दुर्ग बनाएंगे, एक छोटा सा दुर्ग बनाएंगे और एक बड़ा सा क्या करेंगे, ये निचला शहर का निर्माण करेंगे। अगर हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग के बारे में आज पढ़ोगे आप कि दुर्ग जो है वो जो है पहले दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बना है। अच्छा, मैं साथ साथ में पॉइंट लिखते जाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, नहीं तो पहले बनाऊंगा तो आपको शायद ना आए। चलिए एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि भाई सभी नगरों को जो है सभी नगरों को लगभग 2 भागों में बांटा गया था। ये 2 भाग कौन से थे, तो ये 2 भाग थे आपके दुर्ग और निचला शहर। चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। कह रहे हैं कि जो दुर्ग था, दुर्ग छोटा किंतु ऊंचाई पर बना हुआ था, छोटा किंतु ऊंचाई पर बना हुआ था। अब बच्चों ये जो छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ है, ऊंचाई पर बने होने का क्या कारण है, क्या रीजन है, ऊंचाई पर बने होने का रीजन है कि इसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। जैसे दुर्ग है ये, ठीक है, दुर्ग है तो इस दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था ताकि जो है ये क्या हो, इसका जो है ऊंचाई बढ़ जाए। तो ये कच्ची ईंटों के चबूतरे हो गए बच्चों आपके, ठीक है। ये दुर्ग हो गया आपका और ये हो गए आपके कच्ची ईंट के चबूतरे, ठीक है ना। कच्ची ईंट के चबूतरे पर बनाया गया था। हालांकि आपको जो निचला शहर है इसमें भी कहीं कहीं पे आपको चबूतरा या कहीं कहीं पे वो देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, ठीक है। दुर्ग को निचला शहर से अलग करने के लिए, निचला शहर से अलग करने के लिए निचला शहर से अलग करने के लिए चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो एक बार दोबारा से कह रहे हैं कि जो दुर्ग है ना, दुर्ग को चारों तरफ दीवार से घेर दिया गया था। दुर्ग को चारों तरफ दीवार से घेर दिया गया था, किस लिए, ताकि निचला शहर से इसको अलग किया जा सके। तो ये क्या रहा आपका बच्चों, ये रहा दीवार जिससे इसको निचले शहर से अलग किया जा रहा है। आगे देखते हैं, कह रहे कि
सभी सभी बड़ी तथा महत्वपूर्ण संरचनाएं, बड़ी तथा महत्वपूर्ण संरचनाएं संरचनाएं दुर्ग में ही बनी थी, दुर्ग में ही बनी थी। अच्छा बच्चों, इसके अलावा जो है अब हम इसके निचले शहर की बात करते हैं। निचला शहर जो है ये आपने देखा आकार में बड़ा हुआ है, आकार में बड़ा है, लेकिन जो है ये नीचे है। निचले शहर की अगर हम बात करें, इसके साथ ही पॉइंट आता जाएगा, ठीक है। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले बड़ा था किंतु नीचे, है ना। अगर आप कंपेयर करोगे दुर्ग से, तो दुर्ग से जो इसकी हाइट काफी नीचे थी, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं कि इसे भी चारों तरफ दीवार से घेरा गया था, इसे भी चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। अब कह रहे हैं कि भाई इसको भी दीवार से घेर दिया गया तो फिर ये कॉमन नहीं हो जाएगा कि भाई ये भी, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी दीवार है, कॉमन हो जाएगा। एक्चुअली में एक और फर्क है कि ये जो दुर्ग की दीवारें हैं ये पक्की ईंटों, बाहर से पक्की ईंटें बनी हैं और अंदर की तरफ से जो है ये कच्ची ईंटें बनी हुई हैं। ऐसा दुर्ग में देखने को मिलता है, लेकिन निचला शहर में देखने को नहीं मिलता है। निचला शहर में सामान्य दीवारें देखने को मिलती है, ऐसे कोई कच्ची या पक्की ईंटों का कोई कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ कॉमन सी चीजें, जो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि भाई जो दुर्ग है या जो निचला शहर है, दुर्ग या निचला शहर है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी चीजें कि यहाँ पे सामान्य जन रहते होंगे, सामान्य जन का निवास रहता होगा, ठीक है। और इसमें जो है पुरोहित वर्ग के लोग रहते होंगे, पुरोहित वर्ग के लोग रहते होंगे। हाँ बच्चों, अब ये लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। नगर जो है, नगर नियोजन कंप्लीट हो चुका है। अगर 3 नंबर में आता है तो इतना तो जितना आपने लिखा है ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 3 नंबर के लिए, एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो दुर्ग और निचला शहर। अब हम बात करते हैं किस चीज की, अब हम बात करते हैं जल निकासी की। अच्छा, आप कहोगे सर ये भी इसी का पार्ट है। हाँ जी बच्चों, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। जब आप नगर नियोजन का विस्तार करोगे तो नगर नियोजन में आपको सारी चीजें ही बतानी पड़ेगी। नगर नियोजन भी बताना पड़ेगा, जल निकासी भी बतानी पड़ेगी, आवास भी बताना पड़ेगा। चलिए नगर नियोजन की बात करते हैं। यहां तक हमने देख लिया था कि ये दुर्ग है, ठीक है, ये दुर्ग है और ये आपका निचला शहर है, यहां तक हमने देख लिया था। अच्छा, निचला शहर की ही बात करेंगे हम यहाँ पे कि मान के चलिए कि भाई जल निकासी कहाँ देखेंगे आप, तो स्पेशली जो है निचला शहर की जो सामान्य शहर है यहाँ पे हम जल निकासी देखेंगे। मान के चलेंगे, ये इसी को मान के चलिए कि मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, इसी को मान के चलिए कि मैंने क्या किया, यहाँ बना दिया। तो अगर हम यहाँ बना दिए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बना लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। मान के चलिए कि ये आपका निचला शहर है। यहाँ पे नगर नियोजन किस प्रकार किया जाता था, जल निकासी की व्यवस्था कैसे की जाती थी। तो सबसे पहले जो है ये लोग क्या करते थे, जो है समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें बनाते थे, समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें बनाती। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा तो मैनेज कीजिएगा, कितना स्केल तो काम करेगा नहीं, ठीक है। तो नगर नियोजन जो है इसका सबसे ज्यादा सिंपल सा तरीका है कि भाई सबसे पहले ये क्या करते थे, मुख्य सड़कें बनाते थे, चौड़ी सड़कें बनाते थे, ठीक है। अब इसके साथ क्या करते थे ये लोग, इसके साथ साथ जो है गलियों का निर्माण करते थे। मुख्य सड़कें हो गई आपकी, इसके साथ ये क्या करते थे, गलियां बनाते थे। क्या बनाते थे बच्चों, ये अपनी अपनी गलियां बनाते थे। जो इनकी गलियां हैं वो बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। और यहाँ से भी, इस साइड से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, गलियां देखने को मिलेगी, ठीक है। इस साइड से भी आपको गलियां देखने को मिलेगी। इसी तरह का पैटर्न चारों तरफ रिपीट होगी। तो बच्चों दो चीजें बन गई, एक तो आपका जो है मैंने बताया कि मुख्य सड़कें बन गई आपकी, ये रहा रोड जो है ये आपका बन गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपने जो बनाई है वो क्या बनाई है, ये जो बनाई है आपने, ये आपने गली बनाई है। क्या बनाई है बच्चों, गली बनाई है, गलियां बनाई है, ठीक है। अब बारी किस चीज की, अब बारी आपके जो है गलियों के साथ साथ नालियों की। बारी अब किसकी है, बारी है अब गलियों के साथ साथ नालियों की। तो गलियों के साथ साथ ही जो है नालियां बनाई गई थी, गलियों के साथ साथ ही क्या की गई थी, नालियां भी बनाई गई थी। और ये जो गली है इसके साथ जो नाली बनाई गई थी, तो इस गली और नाली का भी वही सेम तरीका जो है,
सेम पैटर्न यूज किया जाएगा, यानी कि गलियों और नालियों का जो है एक तरह से आप देख सकते हो कि गली और जो नाली है, गली और जो नाली है इसका क्या बना दिया गया है, गलियों और नालियों का जो है जाल बना दिया गया है, गली और नाली का जाल बना दिया गया है। इसी गली और नाली के जाल को क्या कहा जाता है, इसी गली और नाली के जाल को कहा जाता है ग्रिड पद्धति। क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति कहा जाता है। आई होप बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको। आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे हम, पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट्स में इसको उतारते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि गलियों के साथ गलियों के साथ नालियों का निर्माण किया गया था, नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, गलियों के साथ नालियों का निर्माण किया गया था। सभी नालियां समकोण पर काटती थी, सभी नालियां समकोण पर काटती हुई चलती थी। ठीक है, और समकोण पर काटते हुए क्या बनाती थी, समकोण पर काटते हुए ये जो है ग्रिड पद्धति का निर्माण करती थी। किस पद्धति का निर्माण करती थी, ग्रिड पद्धति का। ठीक है, ग्रिड पद्धति का निर्माण करती थी। इसके अलावा आपको नालियां ढकी हुई मिलेंगी, आपको नालियां ढकी हुई। ठीक है, और जो घर के साथ जो नाले सटे होते थे, सभी घरों की एक दीवार जो है, हाँ अब अगर मान लो घर बनाना हो तो घर कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर घर बनाना हो तो घर बच्चों फिर से ऐसे ही बनेगा कि एक दीवार जो है एटलीस्ट जो है घर की एक दीवार जो है नाले से सटी हो। अगर जो घर बनाई जाएगी तो कुछ इस बात का ध्यान रखा जाएगा। सभी नालियां ढकी होती थी, सीधी तो होती ही थी क्योंकि समकोण पर जाएगी तो सीधी होगी ना, ढकी होती थी। और जो है साथ में जो घर के साथ जो है क्या बने होते थे, हौज भी बने होते। अगर मान के चलिए कि अगर गंदा पानी के साथ साथ जो है अगर कचरा वचरा भी आ जाए तो वो हौज में इकट्ठा हो जाए, इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा छोटी नालियां जो है वो आगे चल के जो है किसमें मिल जाती थी, जो छोटी नालियां हैं वो आगे चल के जो है एक बड़े नाले में मिल जाता था, बड़े नाले में मिल जाता था, बड़े नाले में मिल जाता था। ठीक है, तो ये लगभग कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इसमें जल निकासी में लिखोगे। ठीक है, जो जल निकासी की व्यवस्था थी। इसके अलावा भी कुछ चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि जल निकासी के बारे में कि ये उस समय के दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी। उस टाइम पे टेराकोटा के पाइप का यूज किया गया था, है ना। और जर्मन इतिहासकार ये कहते हैं कि 19वीं शताब्दी या 18वीं 19वीं शताब्दी तक में जर्मनी जैसे देशों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इस तरह की व्यवस्था जल निकासी में बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। एक और है बच्चों आपका आवास पद्धति, ये भी नगर नियोजन का हिस्सा है। जैसे आपने देखा कि भाई सड़कें बनाई गई थी, गली बनाई गई थी, नालियां बनाई गई थी, तो आवास भी बनाए जाएंगे ना। तो आवास बनाने के लिए लोग क्या करते थे, आवास बनाने के लिए गोलाकार आंगन होता था। गोलाकार आंगन के ये लोग चारों तरफ क्या करते थे, कमरे बनाते थे। गोलाकार आंगन के चारों तरफ कमरे बनाते थे। अब ये गोलाकार आंगन जो है इसके चारों तरफ कमरे बन गए। जो आंगन की तरफ मुख्य रूप से 3 संरचनाएं होती थी, आंगन की तरफ मुख्य रूप से 3 संरचनाएं होती थी। गोलाकार आंगन के चारों तरफ कमरे हो गए और आंगन में मुख्य 3 संरचना। ये 3 संरचना क्या है, तो एक तो हो गया आपका रसोई घर, दूसरा हो गया आपका स्नान घर, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका एक बड़ा सा कुआं। तीसरा क्या हो गया आपका, कुआं। अच्छा, कुआं संभवतः बाहर के रूम में इसलिए बनाई जाती है कि अगर कोई राहगीर वगैरह आता है तो वो पानी पी के जा सके, उसके लिए बनाई गई होगी। चलिए इसकी विशेषता देखते हैं। जैसे मैंने ओरल में भी काफी चीजें बता दी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इनके घरों से हमें सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, इनके घरों से हमें सीढ़ियों के अवशेष मिले। तो में भी हो सकता है कि इमारतें जो है वो बहुमंजिला रही हो। ऐसा हो सकता है कि जो इमारतें हैं वो बहुमंजिला रही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आवास पद्धति की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब इसके पॉइंट्स बनाते हैं। आवास पद्धति के क्या पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहले गोलाकार आंगन के चारों तरफ कमरे, गोलाकार आंगन के चारों तरफ कमरे। ये हो गया बच्चों गोलाकार आंगन के चारों तरफ कमरे। अब आंगन जो है वो दैनिक कार्य के लिए होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आंगन दैनिक कार्य के लिए होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैंने कहा कि 3 संरचनाएं जो है आपको वो आंगन में ही मिलेंगे। 3 संरचनाएं ये कहाँ मिलेंगी आपको, आंगन में ही मिलेगी। ये 3 संरचनाएं मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा जो है एक और चीज है कि भाई सीढ़ियों के अवशेष मिले, जो क्या दिखाता है, सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं जो दिखाता है कि इमारतें बहुमंजिला हुआ करती थी। इसके अलावा जो सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट बनता है वो आपका जो है इसका जो है गोपनीयता को लेके क्या है, गोपनीयता को लेके ये है कि भाई आप इनके घरों को
एक तो इनके घरों में आप जो खिड़की नहीं देख सकते, स्पेशली जो भूतल पे जितने भी कमरे बने हैं उनमें आप खिड़की नहीं देख सकते। इसके साथ साथ जो है आप जो है क्या करेंगे कि भाई बाहर से आप जो है बाहर से सीधे अवलोकन नहीं कर सकते, ठीक है। बाहर से सीधे आंगन का अवलोकन नहीं कर सकते, सीधे आंगन का अवलोकन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? का अवलोकन नहीं। अब इसका मैंने बताया आपको कि देखो पहली चीज तो ये है कि भाई यहाँ पे जो है गोपनीयता को काफी सीरियस रखा जाता है, तो जिसकी वजह से आपको भूतल वाले कमरे में तो किसी भी कमरे में जो है आपको खिड़की तो नहीं मिलेगी। मे भी हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर वाले पे जो है हो, ऊपर वाले पे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन भूतल पे नहीं मिलेगी। तो एक तो ये होगी गोपनीयता को लेकर। दूसरा क्या हो गया कि जो आप बाहर से ना इसके आंगन में क्या चल रहा है ये नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? ये प्रवेश द्वार है बच्चों, यहाँ पे ये लोग क्या कर देते हैं 5 से 6 फीट की दीवार बना देते थे, 5 से 6 फीट की दीवार बना देते थे। अब एंट्री कहां से होगी? यहाँ से होगी, या एंट्री यहाँ से होगी। इससे पहले जो है एंट्री और कहीं से नहीं हो सकती। तो मे भी ये भी किस लिए किया गया? इसी के लिए किया गया। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा कि मैंने जो है आपको हड़प्पा से बता के जो 8 नंबर का क्वेश्चन करवाया ये काफी बेहतर रहा है, काफी बेहतर रहा है। और जो है हाँ काफी बेहतर क्वेश्चन रहा है। एक मिनट कट ही कर लो ना। हाँ बच्चों, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड भरा हुआ है आपका, तो आपको भी भर के ही लिखना है, और साथ साथ मैंने समझाया भी आपको काफी अच्छे से। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बेहतर तरीके से इसको एग्जाम में भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है। अगर चाहो आप तो इसके निष्कर्ष भी लिख सकते हो कि भाई इन नगर नियोजन की पद्धति को देखते हुए, जल निकासी की व्यवस्था और आवास नियोजन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें जो है क्या विशेषताएं रही, नगरीय विशेषताएं। एक छोटी सी चीज और रह गया, मैं भूल गया था स्टार्टिंग में बताना था। ये जो नगर नियोजन है इसमें शहर 2 ही भागों में बांटा गया है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि धौलावीरा एक अपवाद है, धौलावीरा अपवाद है, ठीक है। धौलावीरा में जो है आपको 2 की जगह 3 देखने को मिलता है। दुर्ग और निचला शहर तो देखने को मिलता ही है, इसके साथ साथ मध्यमिका भी देखने को मिलता है। और एक अपवाद है आपका लोथल। लोथल क्या अपवाद है कि यहाँ पे जो दुर्ग है वो भी और निचला शहर जो है वो भी, ये दोनों ही किस पे बनी हुई है? दोनों ही चबूतरे पे बनी है, और दोनों को ही जो है दीवार से घेरा नहीं गया। तो ये 2 अपवाद भी है, थोड़ा ध्यान